नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर 26 है, जो आपके ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। इसमें भी 25 प्रश्न होंगे, जो आपकी परीक्षा में आने की काबिलियत रखते होंगे। कुछ प्रश्न आपको बेहद ही आसान लगेंगे और कुछ प्रश्न आपको थोड़े बहुत कठिन भी लग सकते हैं। लेकिन जो प्रश्नों का स्तर है, वो आपके परीक्षा के अनुसार ही बनाया गया है, इसलिए एक-एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडीएफ, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो आज है मॉक टेस्ट नंबर 26 और आज का आपका प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका हिंदी रूपांतरण होगा मानव विवाह का इतिहास किताब किसने लिखी है। क्लियर है आपको? तो इसका राइटर का नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है। क्वेश्चन है आपका, शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है। ऑप्शन है आपका ए 8 से 9 महीना, ऑप्शन बी है आपका 2 से 4 महीना, और ऑप्शन सी है आपका जन्म से 4 महीना, और ऑप्शन डी है आपका 2 से 4 वर्ष। तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो 51 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से 4 महीना। क्लियर है आपको? 2 से 4 महीना शिशुओं की कृपर आयु मानी जाती है। तो शिशुओं की कृपर आयु 2 से 4 माह के बीच तक की मानी जाती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। बताइए, नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है। ए 17 से 21 इंच, बी 19 से 24 इंच, सी 11 से 17 इंच, डी 27 से 29 इंच। तो बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई कितनी होती है। बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल्दी से उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 52 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो ए ऑप्शन है। 17 से 21 इंच होती है नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई। क्लियर है आपको? तो नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई 17 से 21 इंच तक होती है। आपका अगला प्रश्न है 53, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है। बताइए, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो वो क्या कहलाता है। ए महामारी कहलाता है, या बी विश्वमारी कहलाता है, या सी स्थानिक कहलाता है, या डी विकीर्ण कहलाता है। बताइए, जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो वो क्या कहलाता है। 53 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपको बता दिया गया है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो क्या कहलाता है। तो 53 का सही ऑप्शन है आपका, वो सी है, स्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानिक। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 53 का। जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला हो तो वह स्थानिक क्षेत्र कहलाता है। विश्वमारी
पेंडेमिक वो संक्रामक बीमारी है जो एक देश के बाद दूसरे देश में बड़ी तेजी से फैलता है, जैसे कोरोना। क्लियर है आपको? तो विश्वमारी या महामारी क्या होती है? वो पेंडेमिक कहलाती है, जो संक्रामक बीमारी होती है और एक देश के बाद दूसरे देश में बड़ी तेजी से फैलती है, तो कोरोना कहलाती है। महामारी क्या होती है? एपिडेमिक। तो वो संक्रामक बीमारी है जो किसी छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है। इससे कम से कम कम समय में अधिक लोग संक्रमित होते हैं। क्लियर है आपको? तो संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैले तो स्थानिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? और विश्वमारी जो होती है पेंडेमिक होती है, वो संक्रामक बीमारी होती है जो एक देश के बाद दूसरे बड़े देश में तेजी से फैलता है, तो जैसे कोरोना। क्लियर है आपको? और महामारी क्या होती है? वो संक्रामक बीमारी है जो किसी छोटे से क्षेत्र से शुरू होकर एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इससे कम समय में अधिक लोग संक्रमित होते हैं। क्लियर है आपको? अब स्थानिक क्या है? स्थानिक रोग या फिर एक ऐसा प्रकोप जो एक सीमित निश्चित क्षेत्र को प्रभावित करता है, इसे एंडेमिक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो जैसे चिकन पॉक्स है आपका, इसको एक स्थानिक रोग की श्रेणी में रखा गया है। यह एक स्थिर संक्रामक रोग है जो किसी विशेष क्षेत्र में हमेशा बना रहता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, जीविका उपार्जन का साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। बताइए ये कथन किसका है? जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। ये कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए ये किसका कथन है? ए कौटिल्य का है, बी हेनरी मेन का है, सी व्यास का है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। यह कथन किसका है? ए कौटिल्य का है, बी हेनरी मेन का है, सी व्यास का है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 54 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 54 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, हेनरी मेन का है। क्लियर है आपको? 54 का सही ऑप्शन बी है, हेनरी मेन का है। तो जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है? हेनरी मेन का है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 55। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? बताइए। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? तो देखिए इस प्रश्न को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रश्न रिपीट हो गया, लेकिन इसकी भाषा दूसरी है। ठीक है, तो जब आप 500, 600, 700 प्रश्न कर लेंगे अपने सिलेबस के, तो उसके बाद आपके प्रश्न रिपीट होने लगेंगे। तो आपका ये लगभग 500वां प्रश्न होगा। ठीक है, 500 प्रश्न लगभग आप मॉक टेस्ट में कर चुके हैं, तो अब आपके प्रश्नों का रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस काफी छोटा है ना? तो अगर बड़ा सिलेबस होता तो वही 2-3 हजार प्रश्न जब करते तब आपके प्रश्न रिपीट होते। अभी आपका सिलेबस छोटा है तो 500-600 प्रश्न के बाद आपके प्रश्न रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये मत समझिएगा कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ये सोचिए कि आपने एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, अब आप रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर है आपको? तो प्रश्नों को दोबारा देखकर ये मत सोचिए कि वही रिपीट आ रहा है। ये सोचिए कि अब आपका रिवीजन शुरू हो गया, एक बार आप सारे प्रश्न देख चुके हैं। क्लियर है आपको? तो 55 आपका प्रश्न है, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? तो ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी हरविलास शारदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? बताइए। ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी हरविलास शारदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 55 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, हरविलास शारदा। क्लियर है आपको? हरविलास शारदा, इसी की वजह से इसको शारदा अधिनियम भी कहते हैं। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 55 का। तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में दोनों की 21-21 वर्ष है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके प्रयोजक हरविलास शारदा थे, जिनके कारण इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आपको? तो 1929 में लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु 14 वर्ष की गई थी और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई थी, लेकिन वर्तमान में दोनों की 21-21 वर्ष है, यह आप याद रखिएगा। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका 56, भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ? तो ये आपको ये भी लग रहा हो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन ये आपका रिवीजन है। क्लियर है आपको? तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एकदम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि अरे ये तो मैं पढ़ चुका हूं या मैं पढ़ चुकी हूं। तो ये मन में विचार मत लाइए, विचार लाइए हमेशा सकारात्मक रहिए कि यह अब मेरा रिवीजन है। ठीक है? तो क्लियर है आपको? आपको लगातार रिवीजन भी करना है ना, जो पीछे पढ़ लिया है, नहीं तो पीछे वाला भूल जाएंगे। तो उन प्रश्नों को भी देखिए जो आप एक बार पढ़ चुके हैं। 56 क्वेश्चन है, भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ? ए 1955, बी 1961, सी 1957, डी 1959। तो केवल ये प्रश्न सही करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये प्रश्न गलत करने से आप हजारों के नीचे पहुंच जाएंगे। क्लियर है आपको? तो आसान वाले प्रश्न सबको सही करने हैं, जिसको भी सिलेक्शन पाना है उसे आसान प्रश्न तो सही करना ही है। क्लियर है आपको? तो भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 56 का जो सही ऑप्शन है आपका वो तो सबको पता है, बी है, 1961 में। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। भारत में दहेज निरोधक कानून 1961 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। क्लियर है आपको? तो मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के सप्ताह के बाद किया जाता है। बताइए, मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के सप्ताह के बाद किया जाता है। कितने सप्ताह के बाद किया जाता है, इसका उत्तर आपको बताना है। ए 28, बी 20, सी 30, डी 36। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। मृत प्रसव पद का इस्तेमाल गर्भावस्था के सप्ताह के बाद किया जाता है। बताइए। तो 57 का सही ऑप्शन है वो ए है, 28 सप्ताह के बाद। क्लियर है आपको? तो गर्भपात परिपक्वता अवधि के पश्चात अथवा प्रसव के दौरान जब भ्रूण की मृत्यु हो जाए तो उसे सामान्यतः मृत प्रसव, स्टिल बर्थ या मृत शिशु प्रसव कहा जाता है। मृत प्रसव में भ्रूण गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद मृत होता है। सामान्यतः इसकी अवधि 20 से 28 सप्ताह होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 58, प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा वर्ध कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है? बताइए, प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा वर्ध कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है? ऑप्शन ए है आपका चौथा चरण, बी है आपका पहला चरण, सी है आपका दूसरा चरण और डी है आपका तीसरा चरण। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रसव का कौन सा चरण गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होता है तथा वर्त कैनाल से भ्रूण निष्कासन के साथ समाप्त होता है? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 58 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, दूसरा चरण। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका उत्तर सी ऑप्शन। देखिए लगातार पढ़ते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी जब आप मेहनत को चूमेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी सफल होने के लिए, लगातार निरंतर लगे रहना पड़ेगा। कंपटीशन भले ही आपकी भर्ती में कम हो, लेकिन इतना कंपटीशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है आपको? लेबर का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से खुली होती है और शिशु के जन्म के साथ समाप्त होती है। गर्भाशय में संकुचन के द्वारा बच्चे को बर्थ कैनाल के द्वारा नीचे धकेलते हैं, जिससे बच्चे का जन्म होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 59, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी क्या है? बताइए। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी है। ए एंथ्रोपोमोमीटर यानी कि मानव मितीय, या बी क्लिनिकल यानी कि नैदानिक विधि, या सी जैव रासायनिक यानी कि बायोकेमिकल विधि, या डी आहारीय सर्वेक्षण। तो मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है। बताइए 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? देखिए ये वाला प्रश्न बहुत लोगों को कठिन लग रहा होगा, पहली बार भी देखा होगा अधिकांश लोगों ने, लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो सब ऐसे थोड़ी आएंगे, है ना? और एक बार अभी आप देख लेंगे तो परीक्षा में तो आप सही कर ही लेंगे, है ना? एक बार अभी देखेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा जब आपका, तो बहुत आसानी से आप परीक्षा में सही कर रहे होंगे। तो 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 59 का ए ऑप्शन आपका सही है, एंथ्रोपोमोमीटर। ठीक है,
एंथ्रोपोमीट्री, एंथ्रोपोमीट्री मानव मितीय, ये सही ऑप्शन है। क्लियर है आपको? तो मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी एंथ्रोपोमीट्री है, मानव मितीय है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 60। मेयोनेज में डॉट 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 पाइसी कारक का प्रयोग होता है। यहाँ पर बीच में डॉट 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 गायब है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक था। ठीक है, तो मेयोनेज में पाइसी कारक का प्रयोग होता है। किस लिए होता है? मायोग्लोबिन पाइसी कारक का प्रयोग होता है, या सेल्यूलोज पाइसी कारक प्रयोग होता है, या सोया प्रोटीन पाइसी कारक प्रयोग होता है, या लेसिथिन पाइसी कारक प्रयोग होता है। तो बताइए कौन सा पाइसी कारक प्रयोग होता है मेयोनेज में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 60 का? तो 60 का सही ऑप्शन है आपका वो डी है, लेसिथिन है। क्लियर है आपको? देखिए आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी, तो तुक्का मारने की आदत को ठीक कर लीजिए। निगेटिव मार्किंग से आप बहुत नीचे आ जाएंगे अगर आपने ज्यादा प्रश्न गलत किए। क्लियर है आपको? तो गलत मत करिएगा। तो मेयोनेज में लेसिथिन पाइसी कारक का प्रयोग होता है। मेयोनेज में लेसिथिन पाइसी कारक का प्रयोग होता है। लेसिथिन अंडे की जर्दी और पौधों एवं पशु की कोशिकाओं में पाए जाने वाले वसा के चयापचय के लिए जरूरी एक पीला फास्फोलिपिड कमजोर रूप में एक पाइसी कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? बताइए, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? विलेय जाना जाता है, या विलायक, या पारगम्यता, या अर्ध पारगम्य? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? बताइए वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है? ए विलेय, बी विलायक, सी पारगम्यता, डी अर्धपारगम? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 61 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, विलेय। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, विलेय। तो वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है विलेय के रूप में जाना जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 62। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। बताइए दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? यह आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपका 10 से 15%, बी है 20 से 25%, और सी है आपका 25 से 40%, डी है आपका 5 से 10%। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है, बताइए। तो 62 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 20 से 25%। तो ऐसी चीजें आप एक पेपर में जरूर नोट कर लिया करिए, जो वन लाइनर चीजें हैं वो पेपर में नोट कर लिया करिए, आपकी परीक्षा के टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। दालों में 20 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। भारत में मुख्यतः मूंग, मसूर, उड़द, चना, लोबिया, चावल, अरहर, मोट आदि दालों का उपयोग किया जाता है। दालें प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। अनाजों की अपेक्षा में दालों में अधिक लाइसिन तथा थियोनिन पाए जाते हैं। क्लियर है आपको? तो 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है दालों में। क्लियर है आपको? तो सबसे अच्छी प्रोटीन की स्रोत मूंग की दाल होती है। अगला प्रश्न है आपका 63। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। बताइए रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जैम, जैली, अचार, या उपयुक्त सभी? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जैम है, या जैली है, या अचार, या उपयुक्त सभी? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 63 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपर्युक्त सभी। क्लियर है आपको? जैम भी सही उत्तर है, जेली भी, और अचार भी। तो जैम, जेली, अचार फलों के रसों या उनमें पाए जाने वाले पेक्टिन आदि पदार्थों की सहायता से बनाए जाते हैं। इन्हें परिरक्षित रखने के लिए रसाकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इन पदार्थों को सुखाना, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, प्रशीतन, निर्वात, पैकेजिंग,
डिब्बाबंदी, नमक मिलाना, धुआं देना आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है आपको? तो बस आपको लगातार बस पढ़ते रहना है और ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। बताइए, तीव्र वृद्धि दर, बुद्धि नहीं वृद्धि है, ध्यान रखिएगा। तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है। तो बताइए किस अवस्था की विशेषता है? एक तो तीव्र वृद्धि दर होती है और मांसपेशियों पर नियंत्रण करना भी शिशु सीख जाता है। तो नवजात अवस्था या शैशवावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तीव्र वृद्धि दर मांसपेशियों पर नियंत्रण विशेषता है, तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 64 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, शैशवावस्था। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शैशवावस्था में तीव्र वृद्धि दर होती है और मांसपेशियों पर नियंत्रण करना भी शिशु सीखता है। तो तीव्र वृद्धि दर तथा मांसपेशियों पर नियंत्रण शैशवावस्था की विशेषता है। इस अवस्था में शिशु बहुत तेजी से वृद्धि करता है। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 65। निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? ऑप्शन ए है आपका पालक, बी बंद गोभी, सी फूल गोभी और डी है आपका सलजम। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किसमें गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 65 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, सलजम में नहीं होती हैं। क्लियर है आपको? तो सलजम में गाइट्रोजेनिक घटकें नहीं पाई जाती हैं। गाइट्रोजेनिक घटकें मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी आदि में पाई जाती हैं। गाइट्रोजेनिक ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो थायराइड ग्रंथि में उपस्थित आयोडीन का अवशोषण कर थायराइड हार्मोन की क्रियाविधि की को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, जिससे घेंगा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें भी ध्यान से खानी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 66। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। बताइए, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है ए 60 कारकों में, बी 120 कारकों में, सी 180 कारकों में, डी 220 कारकों में। बताइए, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है ए 60 कारकों में, बी 120 कारकों में, सी 180 कारकों में, डी 220 कारकों में। तो एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है। तो 66 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 120 कारकों में। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 66 का। तो गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि को 120 कारकों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात गिलफोर्ड के अनुसार मानव बुद्धि एक संरचना प्रतिमान होता है जिसमें 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से 3 आयाम होते हैं? एक तो संचालन होता है, दूसरा उत्पादन होता है और तीसरा विषय वस्तु होता है। क्लियर है आपको? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। क्लियर है आपको? तो अगला प्रश्न है आपका 67। निम्न में से कौन-सा भाषा दोष नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन-सा भाषा दोष नहीं है? लिस्पिंग, स्टंटरिंग, स्टैमरिंग और क्यूइंग। तो एबीसीडी में कौन-सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? अगर आपने पिछले मॉक टेस्ट किए हैं तो इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? बताइए। तो 67 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। ये क्विंग मैंने पढ़ाया था आपको, ये कोई भाषा दोष नहीं था। ये एक बोलने की एक इशारे करने की अवस्था थी। क्लियर है आपको? तो निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो लिस्पिंग, स्टरिंग और स्टैमरिंग ये भाषा दोष है, जबकि क्विंग भाषा दोष नहीं है। क्विंग भाषा दोष नहीं है। यदि बालक अपने स्वर तंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न हो जाते हैं। भाषा दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण।
भाषा दोष के अंतर्गत लिस्परिंग, स्टंटरिंग व स्टेपरिंग को शामिल किया जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 68। ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में दो शब्दों के वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं? बताइए। ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में दो शब्दों के वाक्यों को बोलना शुरू करते हैं? ए 6 से 12 महीने, बी 12 से 15 महीने और यहां पर सी होगा, ई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप, यहां पर सी ऑप्शन होगा। 15 से 18 महीने और डी आपका 18 से 24 महीने। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में दो शब्दों के वाक्य बोलना शुरू करते हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 6 से 12 महीने, 12 से 15 महीने, 15 से 18 महीने या डी 18 से 24 महीने। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 68 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी, 18 से 24 महीने। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही उत्तर है इसका। 18 से 24 महीने में जो ज्यादातर बच्चे होते हैं वो दो शब्दों के वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका 69। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। बताना है आपको, पहचानना है कि विकास के सभी क्षेत्र होते हैं क्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए है आपका, या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, या वातावरण से प्रभावित होते हैं, या आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विकास के सभी क्षेत्र होते हैं। बताइए क्या होते हैं विकास के सभी क्षेत्र? एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, या वातावरण से प्रभावित होते हैं, या आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। तो 69 का कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्लियर है आपको? बस लगातार पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। विकास एक निरंतर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। क्लियर है आपको? विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। क्लियर है आपको? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक कब देनी चाहिए? बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसकी तीसरी खुराक देनी चाहिए यानी कि कब देनी चाहिए? ऑप्शन ए है आपका पहली खुराक के 2 माह के बाद, या ऑप्शन बी है आपका दूसरी खुराक के 3 माह बाद, या ऑप्शन सी है आपका पहली खुराक के 5 माह बाद, या ऑप्शन डी है आपका पहली खुराक के 6 माह बाद। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो 70 का आपका ऑप्शन सही है वो डी है। पहली खुराक के 6 माह के बाद हेपेटाइटिस वैक्सीन जो बी वैक्सीन है उसकी तीसरी खुराक देनी चाहिए। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। क्लियर है आपको? हेपेटाइटिस में अलग अलग तरह के संक्रामक रोग होते हैं जिन्हें ए, बी, सी, डी तथा ई में बांटा है, जिनमें 90% मौतों के लिए हेपेटाइटिस बी और सी जिम्मेदार हैं। इससे बचाव के लिए टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीकाकरण निम्न चार्ट के अनुसार करवाना चाहिए। पहली खुराक जन्म के समय ही दी जानी चाहिए। दूसरी खुराक 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह की उम्र पर देनी चाहिए और तीसरी खुराक 6 माह की उम्र के बाद देना चाहिए। क्लियर है आपको? तो जन्म से 6 माह का अंतर हो जाएगा जब पहली खुराक अगर आपने जन्म के तुरंत बाद दी है। क्लियर है आपको? तो पहली खुराक जन्म के समय पर, दूसरी खुराक 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह की उम्र के बाद और तीसरी खुराक आपकी 6 माह की उम्र के बाद देनी चाहिए। क्लियर है आपको? आपका अगली ऑप्शन है इसमें इम्यूने ग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? बताइए। इम्यूनो इम्यूने ग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? बताइए। आईजीएम है, या आईजीजी है, या आईजीई है, या आईजीडी है? ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, आप ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है, फिर सी ऑप्शन है, फिर बी ऑप्शन है,
फिर डी ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 71 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 71 का जो ऑप्शन आपका सही है वो बी है। कौन सा है? बी है। क्लियर है आपको? IgE क्लियर है आपको? तो इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई है। ठीक है, आईजी को शॉर्ट में लिखा है, यही लिखा है जो यहाँ पर ये लिखा है, ये आईजी वही लिखा है। बाद में इनके जो प्रकार हैं, यम जोड़ दिया, जी जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, तो यहाँ पर ई वाला आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो इम्यूने ग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से आईजीई है या इम्यूने ग्लोबुलिन ई है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 72। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है एक। बताइए 5 वर्ष के बालक कागज को एक कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है एक। ऑप्शन ए है आपका स्थूल क्रियात्मक कौशल का, या ऑप्शन बी आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का, या ऑप्शन सी आपका तकनीकी कौशल का, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल है एक। तो बताइए एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 72 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? बताइए 72 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। क्लियर है आपको? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही उत्तर है। तो 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं, यह कौशल सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। क्रियात्मक विकास को चालक विकास, गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियां का समन्वय, गति एवं उनकी शक्ति निहित होती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, ईर्ष्या एक भावना है। बताइए कैसी भावना है ईर्ष्या? जन्मजात है या अतिरिक्त है या सकारात्मक है या नकारात्मक है? बताइए हम में से लगभग सभी के अंदर ईर्ष्या वाली भावना होती है, तो वो कौन सी है? बताइए ईर्ष्या एक डाट 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 भावना है, जन्मजात है, अतिरिक्त है, सकारात्मक है या नकारात्मक है? बताइए कौन सी भावना है? महिलाओं को ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए इस भावना के बारे में। सही बोल रहा हूं ना? तो 73 का सही ऑप्शन है आपका वो डी है, नकारात्मक भावना है। क्लियर है आपको? ईर्ष्या कैसी भावना है? एक नकारात्मक भावना है। तो ईर्ष्या यानी कि जेलसी एक नकारात्मक यानी कि निगेटिव भावना यानी कि इमोशन है। संवेग ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी ना किसी रूप में विचलित या उद्वेलित हो जाता है। यदि संवेग धनात्मक पॉजिटिव हो तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे प्रेम या सुख। यदि संवेग निषेधात्मक हो तो चिंता एवं भय का अनुभव होता है। ज- यहाँ पर प्रेम और नहीं होगा, चिंता और भय होगा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो चिंता एवं भय का अनुभव होता है। क्लियर है आपको? ये गलत लिखा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका 74। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, या जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, या ऑप्शन सी विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, या ऑप्शन डी जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, या ऑप्शन बी जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, या ऑप्शन सी विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, या ऑप्शन डी जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, या ऑप्शन सी विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, या ऑप्शन डी जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं इसका और देंगे। बताइए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आंख बंद करके इसका उत्तर दिया जा सकता है।
74 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं की संख्या के आधार पर, और ये संख्या आपकी एक वर्ष के अंदर नापी जाती है। तो शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। परंपरागत रूप से दुनिया भर में शिशु मृत्यु दर का सबसे आम कारण दस्त से हुआ निर्जलीकरण है। क्लियर है? जो दस्त होता है या उल्टियां होती हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शिशुओं में दस्त ज्यादा होते हैं, उल्टियां उतनी नहीं होती हैं। ठीक है? तो दस्त की वजह से उनके शरीर से पानी की कमी हो जाती थी और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। दुनिया भर में माताओं को नमक और चीनी के घोल के बारे में दी गई जानकारी की वजह से शिशुओं के निर्जलीकरण से मरने की दर में कमी दर्ज की गई है। क्लियर है आपको? तो जो नमक चीनी का घोल होता है वो कभी भी शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। तो जब भी कभी ऐसी समस्या हो, किसी बच्चे को हो या किसी बूढ़े को हो, इलेक्ट्रॉल और ग्लूकोज मौजूद ना हो, तो नमक चीनी का घोल बनाइए और पीजिए या पिलाइए, तो बिल्कुल भी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। क्लियर है आपको? 1990, तो 1990 के दशक के अंत तक निर्जलीकरण से शिशुओं की मृत्यु शिशु मृत्यु दर की दूसरी सबसे आम वजह थी। वर्तमान में वर्तमान में यह सबसे आम कारण निमोनिया है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 75। बालक के जन्म के पश्चात पहला मां का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह है, बताइए क्या है वो? बालक जन्म के समय बालक के जन्म के पश्चात पहला मां का दूध जो शिशु उन्मुक्ति देता है वह क्या है, उसे क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। यह भी प्रश्न आपको कराया गया है, लेकिन उसकी भाषा कुछ और थी और इसकी भाषा कुछ और है। तो रिपीट होंगे सवाल, लेकिन उनकी भाषा अलग अलग होगी। क्लियर है? तो सीरम है या कोलेस्ट्रम है या कोलेस्ट्रॉल है या ऑक्सीटोसिन है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बालक के जन्म के पश्चात पहला मां का दूध जो शिशु को उन्मुक्ति देता है वह क्या होता है? तो बहुत ही आसान उत्तर है इसका, ये मैं आपको करा चुका हूं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉम कहलाता है मां का पहला दूध। क्लियर है आपको? तो कोलेस्ट्रम शिशु के जन्म के बाद 2-3 दिन तक मां के स्तन से गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा शरीर के पाचक एंजाइमों को उत्तेजित करता है। क्लियर है आपको? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडी, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 26। कितने प्रश्न सही हुए आपके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपका कैसा लगा और जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप जुड़ना चाहें तो गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं और आप पूरी थ्योरी क्लास पढ़ सकते हैं। तो मुख्य सेविका भर्ती आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लगातार पढ़ते रहिए, एक एक प्रश्न को देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अंत तक वीडियो देखा है, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा अगर आपने अंत तक वीडियो देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।